नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी बन गए हैं बोझ, बिहार में राजनीति में विस्फोट, भाजपा में बौखलाहट तेज। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से चीनी लोग, वो छोटी आंख वाले गणेश जी, दिखाने लायक तो बची नहीं है, ना आरएसएस वाले चेहरा दिखाने लायक बचे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन जो हो रहा है वह अंधभक्त जो थे, जो इस सरकार के साथ थे, एक चीज तो तय है कि वह भी इनसे अब दूर हो रहे हैं। उनकी अंधभक्ति कुछ लोगों की टूटने लगी है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी लगातार यह कह रहे थे कि छोटी आंख वाले गणेश जी या स्वदेशी अपनाओ। अब हकीकत यह है कि सरकार फेल हो गई है, इनकी सोच फेल हो गई है, पीएम फेल हो गया है, नीति फेल हो गई है, विदेश नीति, कूटनीति, हर चीज इन फेल हो चुका है। अब अगर बचा है तो सिर्फ पाखंड और कुछ भी नहीं। लेकिन बिहार के अंदर जो राजनीतिक विस्फोट हो रहे हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। परिणाम क्या होगा यह वक्त बताएगा। मैं नहीं जानता कि इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि इन नेताओं पर भरोसा करना सही नहीं है अब, क्योंकि इन नेताओं ने भरोसा अपना तोड़ दिया है। लेकिन जो हलचल है वह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नहीं है। अमेरिका द्वारा 25% और टैरिफ लगा देना, टोटल 75% टैरिफ हो जाना और शेयर मार्केट का लगातार क्रैश होना, गिरना, यह जो नुकसान हो रहे हैं यह मध्यम वर्गीय लोगों को नुकसान हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका के द्वारा अचानक 25% टैरिफ और लगा देना, यह कहकर कि ईरान से जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए 25% का टैरिफ, तो भारत तो 1.84 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, तो 25% इसको भी लग गया, तो अब 75% हो गया। इस 75% के बाद हमारे देश के अंदर जो हालात होगा, हर 20 परिवार में एक परिवार बेरोजगार हो जाएगा। जैसे टेक्सटाइल, हीरे जवाहरात, या आप स्टील ले लीजिए, या मेडिकल के क्षेत्र में ले लीजिए, यह सारी चीजों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पहले भी असर, तो कमर ही टूट रही थी, अब वह हड्डी भी टूट जाएगी। लेकिन भाजपा और आरएसएस का असली चरित्र देश के सामने आ गया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब बिहार के अंदर भाजपा जो अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी, या बाकी के राज्यों में जो सरकारें किसी भी तरह साम दंड भेदभाव से यह बनाना चाहती थी, अब उसमें अगर जो सहयोगी दल है, वह सहयोगी दल अगर अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो अस्तित्व बचाना है तो भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा। और मोदी प्रधानमंत्री के रूप में या सहयोगी के रूप में उन सहयोगी दलों के लिए जो गठबंधन में एनडीए के हैं, उनके लिए एक बोझ की तरह हो गए हैं कि इनके नाम पर अब उनके वोटर्स भी उनसे दूर हो रहे हैं। क्योंकि अंधभक्ति जिस तरह अंधभक्तों की टूटी है, भाजपाइयों की भी, तो हर भाजपाई इनके चढ़ावे में नहीं आने वाला है। लेकिन अब जो अंधभक्ति टूटी है, वह अंधभक्ति इन्हें आने वाले वक्त में बड़ी नुकसान पहुंचाएगी। यह भी वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू बजा रहे हैं, बड़का टीका लगा रहे हैं, आरएसएस के मोहन भागवत आकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आकर के युवाओं के अंदर आग भड़का रहे हैं। यह जो सारी चीजें हो रही हैं और जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को उतारा जा रहा है, यह सब इसी बौखलाहट का राज है। अब आते हैं उन मुख्य मुद्दों पर जो हमने कहा कि पीएम मोदी बन गए हैं बोझ, बिहार की राजनीति में विस्फोट, भाजपा में बौखलाहट तेज। इसे बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा। अब बिहार के अंदर खरवास खत्म
खरवास खत्म। तो बिहार के अंदर जो राजनीति है, सबसे पहले हम चिराग पासवान की बात करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी के हनुमान बन रहे थे। खुद ही उन्होंने हनुमान कहा था कि मैं तो हनुमान हूं। तो मोदी ने उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी छीन ली थी, लेकिन फिर भी एक चतुर हनुमान की तरह चिराग पासवान इनके साथ रहे। क्या चतुर हनुमान की तरह साथ रहे, पार्टी छीन जाने के बाद भी। पार्टी छीन करके उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को पार्टी सौंप दी गई थी, क्योंकि वह जानते थे कि रहना इनके साथ पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरी पार्टी खड़ा नहीं कर पाएंगे। किया, लेकिन वक्फ वोट संशोधन कानून जब पास हो रहा था और विरोध उन्होंने किया था, लेकिन जेपीसी में गई और पास हो गया। उनका बयान आया था जो यह हम होने नहीं देंगे और हम इसके खिलाफ है, हम समर्थन नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा, उनके सांसदों को तोड़ने की, उन्हें जेल डालने की, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की लेटर चले गए, और भाजपा वाले कह रहे थे मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने विरोध किया है। वह समझ गए कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन यह टिस उनके दिलों में पड़ी रही, और एक मौके की तलाश में चिराग पासवान आज भी है। और लग रहा है कि अब वह वक्त आ गया है कि उनको मौका मिलने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब इस देश पर बोझ बन गए हैं। बिहार के अंदर जो राजनीति के अंदर विस्फोट हो रहा है, वह मोदी के लिए बड़ी संकट पैदा करने वाला है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो खनन डालने की कोशिश की जा रही थी और तेज प्रताप यादव को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही थी कि आरजेडी को खत्म कर दिया जाए, वह प्लान भाजपा का फेल हो गया है, पहला चीज। और लालू प्रसाद यादव ने फिर से तेज प्रताप यादव को अपने साथ रखने का कहीं ना कहीं फैसला कर लिया है। और इन सब के बीच कहा जा रहा है, अभी इसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन सब के बीच बांधने का सूत्रधार और एकजुट करने का श्रेय नीतीश कुमार को जा रहा है, कि वह परिवार टूटना नहीं चाहिए और आरजेडी खत्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए नीतीश बीच में, भाजपा के बीच रोड़ा बने हुए हैं, और नीतीश आरजेडी को टूटने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी किसी भी कीमत पर आरजेडी के विधायकों को तोड़ना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं टूटने दे रहे हैं, क्योंकि आरजेडी वाले भी जानते हैं कि नीतीश के बगैर भाजपा का वजूद बिहार में नहीं है। लेकिन नीतीश जानते हैं कि नीतीश का 5 साल बाद रिटायरमेंट है, यह आखिरी पारी उनके राजनीतिक करियर का है। अगर आरजेडी खत्म हो गया और भाजपा के हाथ सत्ता चला गया, आरजेडी को खत्म कर दी, अगर नीतीश के ऊपर बात आ जाएगी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ भाजपा रह जाएगी बिहार के अंदर, बाकी किसी का वजूद नहीं रहेगा। और यह परिस्थिति नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बिहार में आने देना नहीं चाहते। यह भूल तो हुई नीतीश कुमार की, जो भाजपा के साथ रह गए। इंडिया के साथ अगर रहे होते, नहीं छोड़े होते, तो शायद आज देश की राजनीति कुछ और होती। लेकिन अब कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इस वक्त सब दोनों हाथ खाली हो गया, लेकिन नीतीश कुमार के पास अभी भी लगाम है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगा सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार किसी बड़े खेल की तैयारी में है और चिराग पासवान उनके साथ है, यह बात कही जा रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश हो या नायडू हो, इन दोनों को इस देश के लोग इस देश के सबसे बड़े गद्दार के रूप में मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं। अन्यथा मोदी की सत्ता नहीं होती और देश की आज यह हाल भी नहीं होती। जो चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, छोटी आंख वाले गणेश जी की बात कर रहे थे, उनकी आंखें खुद को छोटी हो गई, और उसी छोटी आंख वाले को भाजपा दफ्तर में बुला करके डील हो रही है, चंदे का धंधा हो रहा है।
पीएम केयर फंड, आरएसएस के घर का फंड, भाजपा के घर का फंड भरा जा रहा है, कमरे भर भर के नोट लिए जा रहे हैं और हमारे देश की जनता का धोखे से वोट लिया जा रहा है। तो यह परिस्थितियां जो बन गई हैं इस सरकार के लिए बड़ी संकट पैदा करने में। दूसरा चीज, बिहार की राजनीति में मोदी शाह हुए फेल, नीतीश ही बने रहेंगे शेर। अब यह तो साबित हो गया कि नीतीश को भाजपा नहीं हटा पाएगी किसी भी कीमत पर। मुख्यमंत्री का कुर्सी भाजपा नहीं छीन पाएगी नीतीश से। नीतीश इस वक्त 130 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, उसमें प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। यह बात बड़ी गंभीरता से अब चर्चाओं में बिहार के अंदर आ चुका है। इसका खास वजह यह है कि नीतीश के 85 के बाद जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, लेकिन अभी वह भाजपा में शामिल नहीं हुए आधिकारिक रूप से। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी विलय करने के जेडीयू के अंदर कभी भी, आज भी खबर आ सकती है कि आज विलय हो जाए, कभी भी किसी वक्त अब हो सकता है, खरवास खत्म हो गया तो वह 3 विधायक भी नीतीश के साथ आ जाएंगे, क्योंकि वह विधायक है, सांसद नहीं है, और विधायक है तो उन्हें बिहार की राजनीति करनी है, और करनी है तो सत्ता के साथ रहनी है। तो नीतीश के अलावा सत्ता किसी के हाथ जा भी नहीं सकता। बिहार में यह हालात बन गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के अंदर अपनी पार्टी का विलय करने वाले हैं, जिन्होंने इशारा भी कर दिया है, वह 3 विधायक भी आ जाएंगे नीतीश की पार्टी में, यानी कि 4 विधायक, यानी कि 89 बराबरी भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी का जो विलय करने की बात चल रही है, यानी कि 90 भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट आगे नीतीश कुमार, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे, और असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जो है वह नीतीश कुमार के साथ हैं, और नीतीश कुमार से मुलाकात भी पिछले दिनों हुई थी, यानी कि 95 के आंकड़े को छू लिया नीतीश कुमार ने। लेकिन बात यही नहीं रुक रही है, बात यहां से शुरू हो रही है। अब विपक्ष के पास 41 विधायक हैं, यह 41 विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े हो रहे हैं। अगर यह साथ खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार के, तो यह 136 हो जाते हैं। फिर अब 136 और 122 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। सोचिए, तब चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार को छोड़ करके मोदी के साथ रहेंगे? आप दर्शक ही सोचिए कि रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में अगर 136 सीटों के साथ सरकार चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के बगैर, तो जीतन राम मांझी भी तो नीतीश ही के साथ आएंगे, क्योंकि उन्हें तो बिहार की करनी है। आज मोदी है तो मंत्री बन गए, कल नहीं बन पाएंगे तो जीतन राम मांझी के भी 4 विधायक उन्हीं के साथ आएंगे। और नीतीश कुमार अगर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के 5 साल कंफर्टेबल सरकार चलाने की सोच रहे हैं, और परिस्थिति बन रही है जो 2010 में भी ऐसी परिस्थिति थी, तो फिर क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने देंगे? क्या केंद्र में वह समर्थन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप भी जानते हैं इस बात को। यानी कि बिहार के शेर अभी भी बने हुए हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार के इन समीकरणों से चंद्रबाबू नायडू बड़ी वाकिफ है, और चंद्रबाबू नायडू का कहा जाता है कि नीतीश कुमार से संपर्क कभी टूटता नहीं है, और टूटा नहीं है जब से 2024 4 जून के बाद जो रिजल्ट आया लोकसभा का, और सरकार नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने की बात कही तब से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास कहा जा रहा है कि पीएम का ऑफर है, और चंद्रबाबू नायडू पीएम बनना चाहते हैं, और नीतीश सीएम बने रहना चाहते हैं। यानी कि दोनों के मंसूबे आने वाले वक्त में पूरा हो सकते हैं, अगर इन दोनों ने अपना असली रंग दिखा दिया मोदी को तो। और मोदी इस वक्त बोझ बने हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बिहार के अंदर हो रहे इस राजनीतिक विस्फोट से नरेंद्र मोदी संकट में आ जाएगी सरकार। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा
और एक चीज और आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमित शाह जो बिहार में रणनीति चल रहे थे, जिसे मोदी शाह की जोड़ी कही जाती है, अमित शाह के सारे प्लान फेल है। बिहार में उनकी रणनीति या नीतीश कुमार के सामने धाराशाह हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस के लोगों का चीन के प्रतिनिधिमंडल से बीजेपी दफ्तर में मुलाकात मोदी को भारी पड़ने लगा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर जो चीनी प्रतिनिधिमंडल आकर के आरएसएस और भाजपा के नेता से मिल रहा है, सरकारी व्यक्ति से नहीं मिल रहा है, मंत्री से नहीं मिल रहा है, भाजपा और आरएसएस के लोगों से प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? कौन सी डील चल रही है इन लोगों की जो प्रतिनिधि मंडल आकर के चाइना का मिल रहा है? प्रधानमंत्री तो कहते थे छोटी आंख वाले गणेश जी, याद है ना आप दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने दिवाली के इसी दिवाली के जो दिवाली बीता था उसी दिवाली के वक्त बोला था ना कि छोटी आंख वाले गणेश जी, और दुकानों पर लिख दो स्वदेशी माल, मतलब चाइना का माल लेकर के स्वदेशी लिख दो। यह तो षड्यंत्र करना आता है। लेकिन उसी छोटी आंख वाले को बुला करके दफ्तर में बैठ करके पीएम केयर फंड में कितना दोगे, पार्टी फंड में कितना दोगे, आरएसएस के खंड में कितना दोगे, यह सब सौदेबाजी हो रहा है। और लेकिन कहते हैं कि लाल आंख दिखाऊंगा, छोटी आंख वाले को आने नहीं दूंगा, मत लीजिए, यानी कि जनता को बेवकूफ बना रहे। चीन से इन लोगों का सत्ता में आने के पहले भी रिश्ते थे और आज भी मधुर रिश्ते हैं, और ज्यादा व्यापार चाइना से यह लोग करने लगे हैं। आज पूरा देश चाइना पर निर्भर करा दिया इन लोगों ने। हर घर और हर दुकान के अंदर चाइना का माल मिलेगा आपको। तो यह इनका असली रंग है। अब इससे अंधभक्त जो हैं, इनके अंधभक्त जो थे वह भी इनसे अब दूर हो रहे हैं। अंधभक्त भी अब कोस कोस कर मुंह खोल के गालियां झोड़ी भर भर के दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फेल पीएम, फेल सरकार, चंद्रबाबू नायडू हो गए हैं परेशान। यानी कि फेल प्रधानमंत्री और फेल प्रधानमंत्री की सरकार। चंद्रबाबू नायडू है परेशान क्योंकि समर्थन दे रहे हैं। अब अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने का जो हर्ष और कीमत चुकानी पड़ रही है वह चंद्रबाबू नायडू को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर आईटी हब बना रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, विदेशी ज्यादा कंपनियां बैठ रही थी, लेकिन वह कंपनियां अब आने से रही नहीं, और शेयर मार्केट जिस तरह से धराम हो रहा है वह चंद्रबाबू नायडू के लिए भी दिक्कतें कर रहा है। लेकिन अमेरिका का लगाया गया बार बार टैरिफ 25, 50, 75 अब हो गया, 25% और लगा दिया, तो लगा दिया है। उसने कह दिया कि ईरान से जो भी कारोबार करता है उसके ऊपर 25% का टैरिफ तो भारत करता है। $1.84 बिलियन का व्यापार करता है। तो अब 50 और प्लस 25, 75% हो गया। तो 25% लगा रहा था, 50%, तब तो क्या नाम है कि चंद्रबाबू नायडू का 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। अब तो चारों खाने चित हो गए। तो अब चंद्रबाबू नायडू भी इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता है नहीं, और उनके पास प्रधानमंत्री बनने का एक सुनहरा मौका है। अब कितना सबको एक साथ कर पाते हैं यह उनके ऊपर है, यह वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।